हेलो दोस्तों, वाव स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बने रहे वाव स्टोरी के साथ। तो आज की कहानी का नाम है अपनी मंजिल। अमिता ने क्यों चुना ये रास्ता। बदहवास अमिता ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़कर घबरा जाती है। तभी टिकट चेकर आता है तो वह उससे झूठ बोलती है कि वह इंटरव्यू देने टाटानगर जा रही है। वह उसे फर्स्ट क्लास में जगह दिला देता है। अमिता रात को पुरानी बातें याद करने लगती है। हॉस्टल में पली बढ़ी अमिता के मम्मी पापा का तलाक हो चुका था। हर साल छुट्टियों में वह घर न जाकर कहीं न कहीं कैंप में चली जाती और पापा भी उसे भेजने को राजी हो जाते। हालांकि पापा उसे बहुत प्यार करते थे, पर माँ की कमी उसे महसूस होती। इस बार छुट्टियों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण उनका कैंप रद्द हो गया तो वह पापा को सरप्राइज देने के लिए अकेली ही दिल्ली चली गई। पापा उसे देखकर पसोपेश में पड़ गए। तभी एक युवती से उसका सामना हुआ। तब उसे पता चला कि उन्होंने तो शादी करके दुनिया ही बसाई हुई है। वह उल्टे पांव वहां से लौट गई। अमिता फिर अपनी माँ के पास कानपुर चली गई। अब आगे अमिता के सामने एक पल में सारा संसार सुनहरा हो गया। माँ कभी बच्चे से दूर नहीं जा सकती। पापा ने बहुत कुछ किया पर माँ संसार में सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। इतने दिनों के बाद मेरी याद आई तुझे। उन्होंने फिर चूमा उसे। चल अंदर चल, बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। बैग को कंधे से उतार कर नीचे रखा और सोफे पर बैठी। घर में पता नहीं कौन कौन है। वे लोग उसका आना पता नहीं किस किस रूप में लेंगे। मम्मी अपनी है पर बाकी से तो कोई रिश्ता नहीं। तभी अमिता चौंकी। अंदर कर्कश आवाज में कोई गर्जा। 8 बज गए, चाय बनी की नहीं? बनाती हूँ, बिट्टू आई है न इसलिए देर हो गई। कौन है ये बिट्टू? सुबह किसी के घर आने का ये समय है क्या? धीरे बोलो, वह सुन लेगी। मेरी बेटी है अमिता। माँ के स्वर में लाचारी और घबराहट थी। तुम्हारी बेटी? वो हॉस्टल वाली ना? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जाने के लिए कह दो। अरे मुझसे मिलने आई होगी। 2-4 दिन रहेगी फिर चली जाएगी, पर तुम पहले से हल्ला मत करो। माँ के शब्दों में अजीब सी याचना और विनती थी। आंखों के सामने उजली सुबह स्याह हो गई। ये उसको नहीं रखेगे तो अब क्या करेगी? पापा होटल में रख रहे थे, वह फिर भी अच्छा था। किसी की दया का पात्र तो नहीं बनती। परीक्षा फल आने में अभी पूरा 1 महीना पड़ा है। उसके बाद ही तो वह कहीं नौकरी तलाश कर सकती है, पर तब तक का समय। हॉस्टल खुला होता तो लौट जाती। वहीं कोई छोटा मोटा काम देख लेती, पर कानपुर तो नई और अनजान जगह है। कौन नौकरी देगा? तभी सुनीता ट्रे में रखकर चाय ले आई। पीछे पीछे एक गेंडे जैसा आदमी चाय पीता हुआ लुंगी और बनियान में आ गया। लाल लाल आंखें, मोटे लटके होंठ, दिलडौल मजदूरों जैसा भद्दा हाव भाव। उसकी आंखों के सामने सौम्य भद्र व्यक्तित्व वाले उसके पापा आ गए। मम्मी की रुचि इतनी विकृत हो गई है। छी, चाय ले, ये सतीश जी हैं मेरे पति। मन ही मन अमिता ने सोचा, यह आदमी तो पापा के चपरासी के समान भी नहीं है। उसने बिना कुछ बोले चाय ले ली। गेंडे जैसे व्यक्ति ने स्वर को कोमल करते हुए कहा, अरे तुम मेरी बेटी जैसी हो, हमारे पास ही रहोगी। सुनीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। यही तो मैं कह रही थी, तेरे 2 छोटे भाई भी हैं। अच्छा लगेगा तुझे यहाँ। अमिता उस व्यक्ति की आंखों में लालच और भूख देख सिहर उठी। बिना सोचे समझे वह कहाँ आ गई। मम्मी खुशी से फूली नहीं समा रही। चाय समाप्त कर, चल तेरा कमरा दिखा दूं, साथ में ही बाथरूम है, नहा धो कर फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता बनाती हूँ, भूख लगी होगी। सुनीता बेटी को उसके कमरे में छोड़ आई। माँ के बाहर जाते ही उसने अंदर से कुंडी लगा ली। उसकी छठी इंद्री उसे सावधान कर रही थी कि वह यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। उसका मन पापा का संरक्षण पाने के लिए रो उठा। नहा धोकर अमिता बाहर आई तो 2 काले किलुटे मोटे से लड़के डाइनिंग टेबल पर स्कूल ड्रेस में बैठे थे। अमिता को दोनों एकदम जंगली लगे। सतीश नाश्ता कर रहा था। उसे फिर ललचाई नजरों से देखकर बेटों से बोला, बच्चों ये तुम्हारी दीदी है, अब हमारे साथ ही रहेगी और तुम लोग इससे पढ़ोगे। फिर पत्नी से बोला, सुनो सुनीता, आज से ही टीचर की छुट्टी कर देना। टीचर की छुट्टी क्यों? अब इन बच्चों को ये पढ़ाएगी, 500 रुपये महीने के बचेंगे तो इसका कुछ तो खर्चा निकलेगा। अमिता ने सिर झुका लिया। सुनीता लज्जित हो गई। अमिता ने इससे पहले इतने भद्दे ढंग से बात करते किसी को नहीं देखा था, और मम्मी यह सब झेल रही हैं।
जबकि यही मम्मी पापा का जरा सा गरम मिजाज नहीं झेल सकी और इस मूर्ख के आगे नाच रही हैं। उनकी जरा सी जिद पर चिढ़ जाती थी और अब इन दोनों जंगली बच्चों को झेल रही हैं और चेहरे पर शिकन तक नहीं है। यही मम्मी है कि आज सतीश को खुश करने में कैसे जी जान से लगी है, जबकि पापा की नाक में दम कर रखा था। एक खटारा सी मारुति में दोनों बेटों को लेकर सतीश चला गया। बच्चों को स्कूल छोड़ खुद काम पर चला जाएगा। लंच में आते समय ले आएगा। सुनीता ने फिर 2 कप चाय का पानी चढ़ा दिया। अमिता को अब मां से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस समय वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। तू तो लंबी छुट्टी में कैंप में जाती थी, इस बार क्या हुआ? कैंप रद्द हो गया। जहां जाना था वहां माओवादी उपद्रव मचा रहे हैं। पापा के पास नहीं गई थी। अमिता को लगा कि हर समय सही बात कहना भी मूर्खता है, इसलिए वह बोली, नहीं, अभी नहीं गई। तूने कब से अपने पापा को नहीं देखा? क्या मतलब, हर दूसरे तीसरे महीने हम मिलते हैं? ये सब जानकर सुनीता बूझ हंसी गई। अच्छा, मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से हॉस्टल का खर्चा भी कम नहीं। पापा ने कभी हाथ नहीं खींचा। बेटी को अपलक देखती हुई सुनीता कुछ पल को रुककर बोली, अब तो तू अपने पापा के साथ रह सकती है। अमिता ने सीधे मां की आंखों में देखा और पूछ बैठी, क्यों? सुनीता की नजरें झुक गईं। उन्होंने मुंह नीचा कर मेज से धूल हटाते हुए कहा, मेरा मतलब, अब पढ़ाई तो पूरी हो गई, तुम्हारे लिए रिश्ता देखना चाहिए। अमिता के मन में कई बातें कहने की इच्छा हुई कि तुम तो बच्ची को एक झटके में छोड़कर चली आई थी। 12 साल में पलट कर भी नहीं देखा। अब बेटी के रिश्ते की चिंता होने लगी, पर अपने को संभाला। इस समय उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। आगे के लिए बैठकर सोचने के लिए एक आश्रय तो चाहिए। अतः वह चुप ही रही। इसके बाद सुनीता ने बातचीत चालू रखने का प्रयास तो किया पर सफल नहीं हो पाई। बेटी उठकर अपने कमरे में चली गई। ठीक 2 बजे सतीश अपनी खटारा गाड़ी में दोनों बच्चों को लेकर वापस आया। अमिता को फिर अपने पापा की याद आई। वह सारा दोष पापा को नहीं देती है। ढलती उम्र में स्त्री अकेली रह लेती है, पर आदमी के लिए रहना कठिन है। वह कुछ सीमा तक असहाय हो जाता है। पापा का दोष इतना भर है कि अपनी पत्नी से बेटी की बात छिपाए और बेटी से अपने विवाह की, वरना पापा ने पैसों से कभी हाथ नहीं खींचा। मैंने 100 रुपये मांगे तो पापा ने 500 दिए। साल में कई बार मिलते रहे। मेरी पढ़ाई की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होने दी। उनका व्यवहार अति शालीन है। उनके उठने बैठने बोलने में शिक्षा और कुलीनता साफ झलकती है। इस उम्र में भी वे अति सुदर्शन हैं। एक अच्छे परिवार की उनमें छाप है और यह भौंड सा व्यक्ति। छी छी। मां की रुचि के प्रति अमिता को फिर से घृणा होने लगी। उसे पूरा विश्वास है कि यह व्यक्ति व्यसनी, व्यभिचारी और असभ्य है। किसी अच्छे परिवार का भी नहीं है। उस व्यक्ति का सभ्यता, शालीनता से परिचय ही नहीं है। पहले मजदूर होगा, अब सुपरवाइजर बन गया है। इस आदमी के हाव भाव देखकर तो यही लगता है कि यह आदमी मां की पिटाई भी करता होगा, जबकि पापा ने कभी मां पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि मम्मी ही गुस्से में घर में तोड़फोड़ करती थी। अब इसके सामने सहमी सिमटी रहती हैं। अब इस समय अमिता को मां की हालत पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। जो जैसा करेगा उसको वैसा झेलना पड़ेगा। रात को सोने से पहले अमिता ने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह चेक कर लिया। उसे मां के घर में बहुत ही असुरक्षा का एहसास हो रहा था। मां का व्यवहार भी अजीब सा लग रहा था। उसने रात खाने से पहले टेलीविजन खोलना चाहा तो मां ने सिहर कर उसका हाथ पकड़ा और बोली, सतीश जी को टेलीविजन का शोर एकदम पसंद नहीं, इसलिए जब तक वे घर में रहते हैं हम टेलीविजन नहीं चलाते। असल में फैक्ट्री के शोर में दिन भर काम करते करते वे थक जाते हैं। अमिता तुरंत समझ गई कि टेलीविजन चलाने के लिए इस घर में सतीश की आज्ञा चाहिए। मन में विराग का सैलाब उमड़ रहा था। यहाँ आना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। अब सही सलामत यहाँ से निकल सके तो अपने जीवन को धन्य समझेगी, पर वह जाएगी कहाँ? उसे याद आया कि इसी माँ के धारावाहिकों के चक्कर में पापा का मैच छूट जाता था, पर मम्मी टेलीविजन के सामने जमी रहती थी। इंसान हालात को देखकर अपने को बदलता है, पर इतना ये समझौता है या पिटाई का आतंक? पूरे दिन माँ यही समझाने का प्रयास करती रही कि सतीश बहुत अच्छे इंसान हैं। ऊपर से जरा कड़क तो है, पर अंदर से एकदम मक्खन है। उसको चाहिए कि उनसे जरा खुलकर मिले जुले, तभी संपर्क बनेगा।
अमिता के मन में आया कि कहीं मुझे न तो यहाँ रहना है और न ही अपने को इस परिवार से जोड़ना है, तो फिर क्यों इसके लिए खुशामद करूं। रात को पता नहीं कैसे चूक हो गई कि खाना खाकर अपने कमरे में आकर अमिता को कुंडी लगाने का ध्यान नहीं रहा। बाथरूम से निकलकर बिस्तर पर बैठ क्रीम का डब्बा अभी खोला भी नहीं था कि सतीश दरवाजा धकेलकर कमरे में आ गया। अमिता को अपनी गलती पर भारी पछतावा हुआ। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, पर अब तो भूल हो ही गई थी। उसने सख्ती से पूछा, कुछ चाहिए था क्या? गंदे ढंग से वह हंसा और बोला, बहुत कुछ। इतना कहकर वह सीधे बिस्तर पर आकर बैठ गया। अरे भाई, जब से तुम आई हो हमारा ठीक से परिचय ही नहीं हो पाया। अब समय मिला है तो सोचा जरा बातचीत ही कर ले। अमिता को खतरे की घंटी सुनाई दी। दोनों बेटे सोने गए हैं। मम्मी रसोई समेट रही हैं, सो उनके इधर आने की संभावना नहीं है। उसके पैरों तले धरती हिल रही है। वह अमिता के नजदीक खिसक आया और उसके हाथ उसे दबोचने को उठे। अमिता की बुद्धि ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने ये जान लिया था कि इस घर में चीखना बेकार है। मम्मी दौड़ तो आएंगी पर साथ सतीश का ही देंगी। अमिता को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा अगर मम्मी उसके सामने ये समझाने का प्रयास करेगी कि यह तो प्यार है, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। सतीश की बाहों का कसाव बढ़ रहा था। वैसे भी उसमें मजदूर लोगों जैसी शक्ति है, पर शायद सतीश को ये पता नहीं था कि जिसे मुर्गी समझकर वह दबोचने की कोशिश में है, वह लड़की अभी अभी ब्लैक बेल्ट लेकर आई है। हर दिन कैंप से पहले 10 दिन की ट्रेनिंग खुद के बचाव के लिए होती थी। अमिता का हाथ उठा और सतीश पल में दीवार से जा टकराया। अमिता उठी। सतीश के उठने से पहले ही उसके पैर पूरे ताकत से सतीश के शरीर पर बरसने लगे। वह निशब्द थी, पर सतीश जान बचाने को चीखने लगा। सुनीता दौड़कर आई। वह किसी प्रकार लड़खड़ाता खड़ा ही हुआ था कि अमिता के हाथ के एक भरपूर वार से वह फिर लुढ़क गया। थैंक यू पापा, अमिता के मुंह से अनायास निकला। पैसे की परवाह न करके आपने मुझे एक अच्छे कॉलेज में शिक्षा दिलवाई, नहीं तो मैं आज अपने को नहीं बचा पाती। सुनीता रोते रोते हाथ जोड़ने लगी। बस कर बिट्टू, माफ कर दे, इनके मुंह से खून आ रहा है। मम्मी, ऐसे कुत्तों को जीना ही नहीं चाहिए, दांत पीसकर उसने कहा। बेटी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ कर दे। मौका देख सतीश कमरे से भाग गया। सुनीता ने अमिता का हाथ पकड़कर उसे समझाने का प्रयास किया तो अमिता गरजी, रुको, मुझे छूने की कोशिश मत करना। मेरे पापा का जीना तुमने मुश्किल कर दिया था। अच्छा हुआ तलाक हो गया, क्योंकि तुम उस सुख भरी जगह में रहने के लायक ही नहीं थी। नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहता है। आज से मैं तुम्हारे साथ अपने जन्म का रिश्ता तोड़ती हूँ। बिट्टू, मेरी बात तो सुन। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे तो अपने शरीर से घिन आ रही है कि तुम्हारे शरीर से मेरा जन्म हुआ है। तुम वास्तव में एक गिरी औरत हो और तुम्हारी जगह यही है। दिमाग में ज्वालामुखी फट रहा था। उसने जल्दी जल्दी सामान समेत बैग में डाला। जो छूट गया वह छूट गया। घर से निकल पड़ी और टैक्सी पकड़कर सीधे स्टेशन पहुंची। वह इतनी जल्दी और हड़बड़ी में थी कि उसने ये भी नहीं देखा कि कौन सी गाड़ी है, कहाँ जा रही है। वह तो भला हो कोच कंडक्टर का जो इस कोच में उसे जगह दे दी। रात भर अमिता बड़ी चैन की नींद सोई। जब आंख खुली तब धूप निकल आई थी। ब्रश तौलिया ले वो टॉयलेट गई। फ्रेश होकर लौटी। बाल भी संवार लिए थे। ऊपर की दोनों सीट खाली थीं। सामने एक वयोवृद्ध जोड़ा बैठा था। पति समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और पत्नी कोई धार्मिक पुस्तक। अमिता ने बिस्तर समेटकर ऊपर डाल दिया, फिर सीट उठाकर आराम से बैठी। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो खेत खलिहान, बाग बगीचे, यहाँ तक कि मिट्टी का रंग तक बदला हुआ था। यह अमिता के लिए नई बात नहीं, क्योंकि हर साल वह दूर दूर कैंप में जाती थी। आसाम से जैसलमेर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बदलता रंगन उसने देखा है। राजस्थान की मिट्टी से मेघालय की तुलना नहीं, तो गोवा से चंडीगढ़ की तुलना नहीं। चाय वाले को बुलाकर अमिता ने चाय ली और धीरे धीरे पीने लगी। आरामदायक बिस्तर और ठंडक से अच्छी नींद आई थी तो शरीर की थकान काफी कम हो गई थी। सामने बैठे वृद्ध दंपति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संपन्नता और आभिजात्यपन झलक रहा था। देखने से ही पता चला रहा था कि वे खानदानी अमीर परिवार से हैं। महिला 60 के आसपास होंगी तो पति 65 को छूते।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।